नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खां के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए जनाब आमिर अली खां न्यूज़ एडिटर सियासत से मुख्तलिफ़ उमूर पर बातचीत करते हैं, चाहे वो मिली मसाइल हो या कौमी मसाइल हो, उसका हल दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि आज के हालात क्या हो रहे हैं और किस करवट हालात अपना रुख इख्तियार कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी पता है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, ये हमारी रिवायत रही है कि शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के ज़रिए हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा किस तरह पामाल हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहरहाल आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो है, यानी मौजू जो है वो है हरियाणा और महाराष्ट्र के इंतख़ाबात। आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। सबसे पहले जो सवाल हमारा होगा, महाराष्ट्र और हरियाणा के जो असम्बली इंतख़ाबात हैं उसके जो नतायज हैं उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र का इलेक्शन, हरियाणा तो खैर छोटी रियासत है 90 सीटों की, लेकिन हम महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अब लोगों को मार का एहसास, दर्द का एहसास होना शुरू हो गया है। जी जी। आप सिर्फ ये देखिए कि कांग्रेस, जो ऐसा लग रहा था कि इस इंतखाबात में कांग्रेस और एनसीपी बिल्कुल ही नींद या गशी की हालत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी जी, उसके बावजूद भी 100 सीटों का निशाना के करीब पहुंचना, जी जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने मार की बात की है, तो किस मार की बात कर रहे हैं? या महंगाई के मार या फिर किस बात की? देखिए, डीमोनेटाइजेशन हो जी जी, या महंगाई हो, जी, अगर आप देखेंगे तो वीर जी जी, सावरकर को वीर का जो लक़ब इस्तेमाल हुआ था, तो वीर सावरकर के नाम पे भी नेशनल अवार्ड देने की बात हुई थी। जी जी, तो इसके बावजूद भी 370 की बात की है, 370 में भी नाकाम हो गए। पाकिस्तान की बात हुई, उसमें भी नाकाम हुए हैं। तो लोग को अब अपने ज़ख़म का खुद इलाज करने की जो एक जुस्तजू लगी हुई है, अब वो महसूस होना शुरू हुआ है। इसलिए कि किसानों का मसला था महाराष्ट्र में, ख़ास तौर पे खैर सादी के मामले में जी जी, कई किसान खुदकुशी किए हैं, उससे आप उस पर बात नहीं किया। आप डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी की बात थी, वो एक तरफ है, तो आपको नुकसान, वहाँ पे जो लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा था उसका एक मुजाहरा हुआ। अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो बीजेपी को 25% वोट मिले। जी जी, बहुत अच्छी बात। अगर इंतखाबात की बात अगर जब हो रही तो बीजेपी को 25% वोट मिले हैं और शिवसेना को 16% वोट मिले हैं जी। और फिगर्स की अगर बात करेंगे तो बीजेपी को तकरीबन 24 सीटों का नुकसान हुआ है, बहुत या 22 से 24 सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी को। शिवसेना को 62 या 63 थे लास्ट टाइम, आपके 58-59 पे आए हैं, तो 3-4 सीटों का शिवसेना को। मजमूई तौर पे अगर देखेंगे तो बीजेपी से लोग अपनी नाराज़गी का इजहार किए हैं। जी जी, तो ये इसके साथ ही है। तो आप देखिए कि अब की बार 200 का निशाना पार, अब की बार 220 के प्लस लाने वाले हैं। जी जी, ये जो बुलंद बांग दावे थे, टीवी पे, अदाकारी पे, फिल्म अदाकारों से मिलने से आपको होने वाले नहीं है। लोगों को अब तकलीफ़ का एहसास होने लगा है और मैं समझता हूँ कि आइंदा जो भी इंतखाबात आएंगे या आइंदा 4.5 साल या 4 साल में, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हो सकता है कि बल्कि 6 महीने में ही बीजेपी के ख़िलाफ़ जो नारे बुलंद होने वाले हैं उसका एक हल्की हल्की सी खुशबू जी जी, यहाँ से महाराष्ट्र से मैं समझता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि जैसा कि आपने कहा है कि बीजेपी से लोग नाराज़ हैं, ख़ासतौर पर जो उनको महंगाई का मार पड़ा है, जो हालात से वो परेशान हैं, तो उससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की जो मकबूलियत है वो घटती जा रही है। हालांकि बीजेपी कामयाब हुई है। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरफ कामयाब हो रही है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मकबूलियत घटती जा रही है? कैसा कह सकते हैं? नहीं, देखिए, इसमें दूसरी बात अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस के लिए खातून का कदम अच्छा नेक कदम के तौर पे लिया जाएगा। जी, अगर देखेंगे, यानी सोनिया गांधी सदर बनती हैं, जी जी, तो सोनिया गांधी के साथ ही ये एक अच्छा मुजाहरा कांग्रेस, जो कि बिल्कुल हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो जी, वहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल ही गैर महसूस तरीके से या इंतखाबात में शिरकत के तौर पे वो ले रहे थे। लेकिन एक और बात जो आई है कि जीत पे जश्न मनाया जाता था, जी जी,
अब के मुजाहरा कितना बेहतर मुजाहरा आ रहा, उस पर भी जनरलाइजेशन मनाया जा रहा है। जी 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 तो ये एक चेंज हुआ है। जी लेकिन देखिए, एक गांव है जिसमें हर किस्म का नमकीन खाना आपको मिल रहा है जी या खाना मिल रहा है, और एक ही दुकान है जहाँ पे मिठाई बिक रही है। जी तो मिठाई की फरोख्त ज़्यादा होती है। जी हर कोई खाना खाने के बाद जी जी खाने के लिए कई दुकानें हैं, जाके खाने के लिए आपको चॉइस है, लेकिन मीठा खाने के लिए सिर्फ एक ही दुकान है। जी जी तो एक दुकान का कारोबार ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा ही यही हुआ है कि सेक्युलर पार्टियां ज़्यादा होने के बाद जी जी यहाँ पे वोट तकसीम हो रहे हैं, और बीजेपी जो मिठाई तो नहीं, मगर मैं आपको ये कहूँगा अब चूंकि मिठाई की दुकान का जिक्र आ गया है, तो वो दुकान ज़्यादा चल रही थी। तो मिठाई का जहाँ तक जिक्र किया इसके जाए- बावजूद भी नुकसान हुआ है। जी जी तो आप देखिए कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम खाना खा लेके हमारा पेट भर लेंगे, मिठाई की ज़रूरत नहीं है। अगर तो मिठाई में जहर है। उसी पर आ रहा था भाई। तो क्या आप समझते हैं कि बीजेपी जी, आवाम को मज़हब के नाम पर या फिर फ़िरक़ा परस्ती के नाम पर या फिर पाकिस्तान के नाम पर और कई ऐसे जो मसले हैं, उन मसलों पर ये मीठा जहर दे रही है? अब तक तो कोशिश पूरी वही हुई है। जी 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 हर मामले में बीजेपी सावरकर को भारत रत्न देने की बात की थी, जी जी उसके बावजूद भी लोग उनके साथ उनकी ये बात को मानने तैयार नहीं थे। लेकिन लोगों को जो दर्द का एहसास होने लगा है, जी जी वो दर्द को, अपनी तकलीफ को पहले वो हल करना चाह रहे हैं। जी अब सावरकर मर के इतने साल होने के बाद जी भी हाँ। लोगों को दिलचस्पी नहीं रही है। आप यही बात आई थी कि गांधी को अवार्ड देंगे या गोडसे को अवार्ड देंगे, जी 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 बहुत- सावरकर को देंगे या फिर है तो किसी और को देंगे। तो बात इसमें लोग ये बोले कि भाई पहले हमारा मसला आप डील कीजिए। जी ये बात सामने आई है। जी और परसेंटेज के हिसाब से भी अगर आप जाएंगे तो ये देखेंगे हरियाणा में भी, अलबत्ता अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में भी बीजेपी को तकरीबन 22% का लॉस हुआ है वोटों में। जी जी तो ये 22% का जो लॉस हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आमतौर पर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी कश्मीर के मसले पर आर्टिकल 370 का जो मसला है जी। उस पर ज़बरदस्त सियासत करेगी और उससे ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी का बुरा हाल हो गया है। वजह हाँ। क्या है? यही है, देखिए मसला तो यही है कि किधर पैसा, लोगों को जो परेशानी हो रही है, जी जी चाहे वो नोटबंदी हो या कोई हो। हाँ, अलबत्ता महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे जी, जी। तो जय भीम का नारा एक लगाया गया था। जी जी ठीक है, इलेक्शन से पहले इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई थी कि इस मर्तबा महाराष्ट्र में हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि तकरीबन 19 से 20 या 18 से 20 मुस्लिम एमएलएज महाराष्ट्र में दाखिल हो सकते हैं। जी जी हाँ तो चाहे वो कांग्रेस के हों, कोई भी पार्टी के हों, 20-22 एमएलएज या 20 एमएलएज का महाराष्ट्र असेंबली में दाखिला अब के नज़र आ रहा है कि लोग मुस्लिम है ये नहीं देखेंगे कि वोट देंगे। जी जी उसको रोकने के लिए जी कहा यह जा रहा है कि जय भीम में जो दरार पड़ी, हाँ, हाँ। ये हुआ कि आप मुस्लिम वोट तकसीम कीजिए, हम दलित के वोट तकसीम करेंगे और नैया पार कर देंगे बीजेपी की, शिवसेना की। जी जी तो ये एक बात आई थी। इस तरह की वैसे भी देखिए गढ़, अगर मेरा खिला मैं ये समझता हूँ कि अगर हैदराबाद है और मैं हैदराबाद में मजबूत होने के बावजूद भी 7 सीटों पे सिमट के रह जाता हूँ, जी जी या 7 को 8 सीट नहीं लड़ा तो मैं, जी जी तो आपका इस बात का इशारा है कि आप अपने मजबूत किले में 50 साल 60 साल के बावजूद भी आप 7 से 8 या 7 से 10 नहीं पहुंच रहे हैं आप जी जी आंकड़े को। लेकिन अगर आप अभी दाखिला लेने की रियासत में आप जाके 52 सीट का ऐलान करते हैं इलेक्शन लड़ने का, जी जी 52 में भी इत्तेफाक ये होता है कि 3 बिक जाते हैं इलेक्शन से पहले। जी जी उम्मीदवार बिक जाते हैं। उम्मीदवार बिक जाते हैं, 2 उम्मीदवार का पर्चा नामजदगी रिजेक्ट होता है, 3 वीबीए से दोस्ती में लड़ाया जाता है, जी जी फ्रेंडली फाइट या कॉम्प्रोमाइज करके उसमें 3 सीट लड़े। भारत 44 सीट पे आप मुकाबला करते हैं, जी जिसमें से 31 सीट, तकरीबन 31, अभी फाइनल फिगर जो अभी आएगा जी जी कल तक शायद आ जाएगा, लेकिन 31 या 32 सीट पे आपको जमानत भी नहीं मिलती है, यानी जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई आपकी। और 4 जगह पे आप सिर्फ सेकंड आए हैं, वो भी डिस्टेंट सेकंड, कई वोटों के फासले से सेकंड आए हैं। तो आप 31 सीटों पे जो नुकसान पहुंचाए, अगर वो 31 सीट में, जी जी अगर वो कांग्रेस या एनसीपी के अलायंस में अगर 30 सीट भी अगर उसमें जीतते या 25 सीट भी जीतते,
तो करीब करीब कांटे का 125 सीट और 60 जो भी है 160 में से 25 निकाल दिया तो 135 के आंकड़े पे पहुंच सकते थे। तो मतलब हो सकता ये था कि कांग्रेस एनसीपी की भी गवर्नमेंट बन सकती थी, ये बन सकते थे, लेकिन ये जो साजिश थी इसको भी है सो अब लोग समझना चाहिए जी जी कि आप इस मर्तबा फिर से एक बार ये बात हुई है, लेकिन अब चाहे वो वीवीए हो, चाहे जय भीम का नारा देने वाली पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन ये चीज़ों में आप सबसे बड़ी चीज़ नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं जी 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 सेक्युलर पार्टियों का। ये बात ये बहुत अहम मसला है आज। लेकिन जहाँ तक जय भीम और जय भीम का सवाल है, नारा देने का सवाल है, उसका फायदा भी हुआ है कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि 2 नशस्तें उन्हें मिली हैं, वो किया, उनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो क्या समझते हैं आप कि क्या ये कोई एक तोहफा है? तो 44 सीट आप लड़ते हैं जी जी और 2 सीट आप जीतते हैं, बाकी 31 सीटों पे आप नुकसान करते हैं। किसका नुकसान करें? जी जी देखिए, अगर मसला ये होता है कि आप नुकसान फिरका परस्त पार्टी का करते हैं जी जी तो फिर आप जश्न 2 क्या 1 भी जीते तो भी आप जश्न मना सकते थे। बिल्कुल। लेकिन आप 2 जीतते हैं और 31 जगह पे या बाकी के 42 जगह जो 42 जगहों का भी अगर या 4 भी निकाल दिए तो 38 जगह पे आप ऐसा काम किए हैं जो 5 साल तो महाराष्ट्र के लोगों को वो करना है। जी जी, यानी सेकुलर ताकतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि शरद पवार की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उन लोगों ने इस मरतबा बहुत अच्छा मुजाहरा किया है? हालांकि आपने खुद कहा है कि वो बेदिली से ये इंतखाब लड़ा गया था, उसके बावजूद भी ये कामयाबी मिलना, यानी सेकुलर ताकतें वहाँ मजबूत हैं फिल वक्त। फिर भी जी हाँ, फिल वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग तो देखिए वैसे भी हिंदुस्तान में मेजॉरिटी सेक्युलर लोगों की ही है। जी जी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जी जी, तो सेक्युलर लोगों की ही मेजॉरिटी है। जी। लेकिन हो रहा ये था कि कहीं पे मराठा सेंटीमेंट को उजागर करने की कोशिश हुई, कहीं दलित सेंटीमेंट को उजागर करने की कोशिश, कहीं मुस्लिम सेंटीमेंट को अपने तरफ लाने की बात हुई। तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, उनके विरसे में जो हमारे को मिली है ब्रिटिशर्स के, ये अब है सो उस पर अच्छी तरीके से अमल हो रहा है, जिससे कि सेक्युलर पार्टियों को नुकसान हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का सवाल है, वहाँ पर सेक्युलर पार्टीज़ को नुकसान हुआ है। और अगर ये नुकसान नहीं होता तो आज महाराष्ट्र की जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते थे। बहरहाल ये सीक्रेट डीलिंग क्यों हुई, कैसे हुई और किस लिए हुई और किसने कराई है, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की, हरियाणा में हुए असेंबली इंतखाबात की बात कर रहे थे, और ये सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर वहाँ सेक्युलर जो ताकतें इक़्तिदार के करीब आकर भी इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकी, इसकी वजह क्या है? तो आपने दौरान गुफ्तगू ये बताया है कि कुछ ना कुछ वहाँ इस तरह के वाक़यात हुए हैं जो मफादात हासिला ने ख़ास तौर पर सेक्युलर ताकतों को नुकसान पहुँचाया एक साजिश के तहत। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन ताकतों ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? देखिए, ज़ाती मफाद अगर अपने आप को पीछे ढकेल के जी अगर कौमी मफाद को या मिली मफाद को अगर आगे रखें तो मैं समझता हूं कि आप कुछ ना कुछ इंसाफ कर सकते हैं। जी जी, जो यहाँ पे इंसाफ का जो फुकदान है जी जी, वो क़यादत में है, बहुत बड़ा फुकदान है। जी जी, सब अपने जिधर रियाल उधर ख्याल की ख्यालात पे है तो अमल करने पे मशहूर हैं। जी जी, तो वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दियानतदार क़यादत हमारे पास नहीं है। जी जी, हर कोई बिकने के लिए तैयार है। जी जी, एवरीथिंग इज़ फॉर सेल जो जी जी, का जो मुहावरा यूज़ होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब बीजेपी के पास अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये है कि
आप बोली लगाइए और हम तैयार हैं बोलने की नौबत पे है बीजेपी। जी जी, बस कीमत लगाइए, बस कीमत, बस आप कीमत लगाइए, हम आपकी जो भी वो है वो करने के तैयार है। आप महाराष्ट्र में फेल होते हैं, जी जी आप बेंगलोर में फेल होते हैं, जी, आप यूपी में फेल होते हैं, लेकिन हो रहे कौन, कामयाब कौन हो रहे? बीजेपी बीजेपी ही कामयाब होते चले जा रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर रियासत में बीजेपी आगे चले जा रही। तो मैं समझता हूँ कि लोग अब संजीदगी से सोचने की एक ज़रूरत है, और ऐसे मफादात हासिला के जो लोग हैं उनसे होशियार रहने की कोशिश, कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि मुसलमानों में शऊर कब आएगा? देखिए, मुसलमानों में शऊर की बात जहाँ तक है, जज्बात को छोड़ के अगर हम होश से काम लेंगे तो मैं समझता हूँ कि अच्छे बुरे में हम तफरीक कर सकते हैं। जी जी जी, और ख़ासतौर पे आज की जो नौजवान नस्ल है तालीम याफ्ता होती जा रही है। अब अगर आप इसी की बात करते हैं, मुसलमानों में शऊर की या वोटर में शऊर की बात अगर करते हैं, मुस्लिम वोटर में 50, अब जो इलेक्शन हुआ है तकरीबन 51 सीटों पे, 17 रियासतों के 51 सीटों पे ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल। उसमें तेलंगाना की एक हुजूर नगर की भी एक सीट थी। जी हाँ, तो आप देखिए कि 5,000 रुपये और एक शराब की बोतल पे वोट खरीदा गया। यानी इस तरह की इत्तलात आ रही है। हाँ, अब बीजेपी जो हर जगह जीतते आ रही है, जी, जी। और तेलंगाना में सिर्फ 2,500 से भी कम, बल्कि 2,250 वोट भी को भी नहीं पहुंच सके। जी जी 2,247 वोट एग्जैक्ट उनको जो वोट मिले हैं। जी जी तो आप देखिए कि बीजेपी इस तरह नाकाम हुई है। तो लोग अभी भी सेक्युलर जहन रखते हैं, जी जी और अलबत्ता ये है कि कांग्रेस और टीआरएस में जो मामला है वो लोगों में शऊर ना होने की वजह से, कोई नोट की खातिर बिक गया तो कोई बॉटल की खातिर बिक गया। जी जी जी, तो ये चीज़ हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम और 5 साल में, 4 साल में, 4.5 साल में, मैं समझता हूँ कि लोगों में काफ़ी शऊर बेदार हो जाएगा। और थैंक्स टू सोशल मीडिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, या जो भी हो, टीवी चैनल हो, अखबार हो, मैं समझता हूँ कि लोग कहीं ना कहीं सोच समझ के वोट देने में अपनी एक राय बना रहे हैं। सोशल मीडिया की जहाँ तक आपने बात की है, एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि हिंदुस्तान में हो, चाहे खुद हमारे शहर हैदराबाद में हो, अगर बीजेपी हो या कोई और हो, आपके टीवी चैनल्स अगर कोई निकलते हैं या अखबार निकलते हैं तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया उनका मौसर जवाब बनकर साबित हो रहा है। जी हाँ, सब अब बात यह है कि पहले सेंसर बोर्ड से जाना पड़ता था। जी जी, अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ये भी सोच रही है कि किस तरह सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए, जी जी, या किस तरह जो नए ऐप्स आ रहे हैं टीवी पे, नेटफ्लिक्स हो या अमेज़ॉन प्राइम हो, या ऐसे जो आ रहे हैं, कई ऐप्स आ गए हैं टीवी के ओटीटी के नाम पे। जी जी, तो उनको किस तरह रेगुलेट करना चाहिए। जी, बल्कि मैं तो एक कमेंट भी पढ़ा था कि नेटफ्लिक्स इज एंटी हिंदू। अच्छा, इस तरह की बातें हो रही इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं। यानी मजहब की अफीम दी जा रही है। मजहब का जो सिक्का है वो मैं समझता हूँ कि अभी चलने वाला है फिलहाल। बिल्कुल, और जिस तरह महाराष्ट्र के लोग, देखिए, एक किस्म का खौफ पैदा किया गया है। जी जी, खासतौर पर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में एग्जिट पोल जो गलत हुए हैं, जो एग्जिट पोल 220, 240 जो बताते चाह रहे थे, जी जी, इसलिए कि लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं कैमरे पे बोलने के लिए। जी जी, बल्कि मैं समझता हूँ कि बिल मुशाफा बातचीत में भी लोग किसको वोट दिए वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। जी, इसलिए कि एक बार नोटबंदी का वार पड़ गया, बच गए, जीएसटी का वार पड़ गया, अब फिर कौन सा वार पड़ने वाला है, उससे लोग खौफजदा हैं। जी जी, तो इतने खौफजदा हैं लोग कि वो अपनी बात को इजहार भी नहीं करना चाह रहे यानी खौफ में कि मुब्तला कब है। क्या जी होगा। जी जी, तो इस तरह मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो असर करेगा। नहीं, जो हुकूमत क़वानीन बनाने के भी मंसूबे बना रही है इस तरह के, खास तौर पर जो नहीं, देखिए, हिंदुस्तान ऐसी जगह है जी जी, कि आप अमेरिका को और हिंदुस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। जी मिसाल के तौर पे एक छोटा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मौजमजाई मार्केट के चौरस्ते पे ही जी जी, सीसीटीवी कैमरे लगाने का चलन शुरू हुआ हैदराबाद में, या तेलंगाना, पूरे रियासत हिंदुस्तान में जी समझिए। जी, तो वहाँ पे इस अभी गुज़िश्ता महीने गणेश त्यौहार था, गणेश जुलूस जाने के टाइम पे वो सीसीटीवी कैमरा का जो रोड फेसिंग होना चाहिए था उसको आसमान की तरफ कर दिया। जी जी, आज तक भी वो आसमान की तरफ ही देख रहे हैं जी जी, कैमरे। तो रोड पे जिसको कैमरे की नज़र रहना चाहिए वो अभी आसमान की तरफ। जी जी, तो आप, ये हिंदुस्तान है, आपको हर कदम कदम पे, हर 50 किलोमीटर पे आपको रंग, तहजीब, खाना, हर चीज़ बदल जाती जी है। जी, आप एक तरह अमेरिका की तरह अपने आप को ढाल नहीं सकते। जी जी, तो ये बात कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हिंदुस्तान में जो चीज़ होती जो अमेरिका में नहीं होती। जी जी,
अब हम कांग्रेस की तरफ चलते हैं जी। अब ये एक तो फिरका परस्तों की बात हो गई है, फिरका परस्त बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं, मुस्तहकम हो गए हैं और उनके मफाद हासिला उनकी मदद भी करते जा रहे हैं, ये तो रहा। लेकिन कांग्रेस क्यों अपने आप को ताकतवर नहीं बनाती? देखिए, एक रुझान हिंदुस्तान में, नया रुझान जो आया है, लोग उसी को वोट दे रहे हैं जो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए सड़कों पे हैं। जी जी। सड़कों पे रहने की बात जो है वो लीडर सड़क पे फिरना चाहिए था। जी जी। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के पास ऐसे लीडर ज़्यादा हैं जो एसी रूम में या 7 स्टार या 5 स्टार होटल में बैठने वाले हैं। जी जी। वर्कर कम हो गए। बहुत अच्छी बात। अगर कांग्रेस के पास जिस तरह 18 करोड़ मेंबरशिप का निशाना बीजेपी ने ये कहा है कि वो मुकम्मिल कर लिए हैं या पार कर लिए हैं 18 करोड़ जी जी मेंबर्स बीजेपी के, इसी तरह मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास भी नए वर्कर्स की ज़रूरत है। जी जी। जब तक के पास आपके पास हाथ पैर नहीं होंगे तो आप किस काम के? सिर्फ शरीर से काम नहीं होता। तो क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ ट्विटर लीडरशिप उभर रही है? वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि एसी रूम में बैठ के ट्विटर पे बात कर लेने से या टीवी चैनल पे डिबेट करने से मैं समझता हूँ कि आप अब लीडर नहीं बन सकते। लोग उसी को वोट दे रहे हैं जिसकी सूरत वो देखते हैं। ये एक नया ट्रेंड आया है। कहीं पर भी आप देखिए कि जिसकी सूरत से वो वाकिफ है उसको या उसकी पार्टी को दे रहे हैं। और कांग्रेस के पास वर्कर की कमी है, लीडर ज्यादा है। हाँ, ये हर कोई पोस्ट लेने के लिए तैयार है, दावेदार, एक सीट है 4 लोग तैयार हैं या 5 लोग तैयार हैं। तो कांग्रेस को अब वर्करों के ऊपर तवज्जो देना जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल ये तो रही इलेक्शन की बात रही है, लेकिन अब हम चलते हैं सऊदी अरब का जो दौरा हो रहा है हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का, तो उस बारे में चलते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद से, यानी तकरीबन 6 साल के दौरान सऊदी अरब से हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत खुशगवार हुए हैं और दूसरी तरफ इसराइल के साथ भी वही ताल्लुकात खुशगवार बनाए हुए हैं, तो ये आखिर है क्या? देखिए, एक बात ये आ रही है कि इसराइल सालिसी का रोल प्ले करते हुए जी सऊदी अरब के पैसे को किसी तरीके से हिंदुस्तान को भेज रहा है। जी जी जी। हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए। जी जी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है जी। हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात हर एक की ज़रूरत बन गया है और हिंदुस्तान को अगर थ्रेट है तो चाइना से थ्रेट है। बिल्कुल। तो इन सब हालात को, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान की कई इकानमी को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जिस तरह हिंदुस्तान, अब वज़ीर-ए-आज़म का दौरे की बात आप कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि देखिए, UNGA में जाने के लिए सऊदी अरब के शहजादे ने अपना तैयारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दिया ताकि वो न्यूयॉर्क पहुँच सके। जी। अब उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ पे पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद UNGA में वो अपनी मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, जी हाँ बिल्कुल, अपनी तकरीर करते हुए कश्मीर को जिक्र करें, कश्मीर के ऊपर अपने ख़यालात से इज़हार करते हुए सब पूरे UNGA को वाकिफ़ कराएं। जी। वो हीरो बनने की एक कोशिश इमरान खान की कामयाब रही। जी। तो उसको नेगेट करने के लिए जी बात यह है कि अगर पाकिस्तान जो भी करता है सही है, शहजादा का प्लेन के साथ जो गए थे जी। उसके साथ साथ सऊदी अरब भी ये महसूस किया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर शदीद तनकीद की है। तो कहीं सऊदी अरब ने भी हिंदुस्तान को दावत की पेशकश की है कि भाई आपके ताल्लुकात और हमारे ताल्लुकात अपनी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो हम दिए थे, प्लेन दिए थे, ठीक है, वो अपनी जगह है। तो अब इंडियन इकॉनमी, अब जैसा वज़ीर-ए-आज़म अगर जाएंगे तो जिस तरह सऊदी अरब अपने आप को खोल रहा है, जी, या बैक टू बेसिक्स की बात आ रही, 1970s में जिस तरह सऊदी अरब में डिस्कोज हुआ करते थे या सिनेमा घर हुआ करते थे या एंटरटेनमेंट सेंटर हुआ करते थे, वो वापस लाने की बात हो रही है। तो हो सकता है कि हिंदुस्तान की कई कंपनी सऊदी अरब में जाके सरमायाकारी करेंगे, खासतौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जिस तरह ऑयल इंडस्ट्री सऊदी अरब से हिंदुस्तान को आ रही है रिफाइनमेंट के लिए, उस तरह मैं समझता हूँ कि एंटरटेनमेंट में हिंदुस्तान, बॉलीवुड से हिंदुस्तान की पहचान है पूरे दुनिया में। जी। तो मैं समझता हूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के तौर साथ हिंदुस्तान का दाखिला सऊदी अरब में एक कोशिश हो सकती है। जी। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तानी एंटरटेनमेंट कंपनीज़ हैं वो, ख़ासतौर पे एक कंपनी का बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा है कि वहाँ पर सिनेमा थिएटर्स जो हैं वो तामीर करेगी। जी हाँ जी। तो वही बात हो रही ना कि सऊदी अरब किस तरह अपने आप को एंटरटेनमेंट, वहाँ के लोगों को, वहाँ सऊदी हुक्काम से अगर आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि देखिए, मक्का मदीना हमारे लिए भी मोतबरक जगहें हैं,
जी मुबारक जगहें हैं, हम उनकी मुक़द्दस मुक़ामात को हम उसकी कोई किसी किस्म से बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जी लेकिन रियाद में रहने वाला, दम्माम में रहने वाला या अल ख़ुबर में रहने वाला, उसको एंटरटेनमेंट से हम महरूम नहीं कर सकते। जी जी ये उनका मानना है। इस तरह के ख्याल तो इस ख्याल के तो अगर जिद्दा की बात आई तो जिद्दा में हम एंटरटेनमेंट या सिनेमा हॉल खोलेंगे, जी जी रियाद में हम खोलेंगे, अल ख़ुबर में खोलेंगे। तो इस तरह वो जो एंटरटेनमेंट सेंटर्स खोलने की बात है या मल्टीप्लेक्स की बात है या शॉपिंग सेंटर्स तो हैं वहाँ पे, लेकिन स्क्रीन्स की बात है जी जी फिल्मी दुनिया की, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी कोशिश है सऊदी अरब की कि वो हिंदुस्तानी फिल्मी कंपनीज को या बल्कि या स्क्रीन कंपनीज को, PVR हो या इस किस्म के, वो जाने की वहाँ पे कोशिश करें। एक बात ये भी पैदा होती है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, जो पॉलिसी साज हैं हमारे, ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब से और इसराइल से ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में इनका रोल नहीं बल्कि हमारे मुशीर कौमी सलामती अजीत दोवल का रोल है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? अजीत दोवल यकीनन बहुत पावरफुल हैं। जी जी अजीत दोवल पाकिस्तान में रह चुके हैं, तो पाकिस्तान के हालात से वो वाकिफ़ हैं। जी जी मिडिल ईस्टर्न मेंटालिटी से या मुस्लिम मेंटालिटी से वाकिफ़ हैं। जी जी तो पूरे आर्किटेक्ट जो हैं, जी जी देखिए बिल्डिंग तो अच्छी बनती है, लेकिन बिल्डिंग का नक्शा जो होता है, डिज़ाइनिंग जो होती है, जी जी वो इसके पीछे अजीत दोवल का हाथ है। जी जी ये बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, जैसा कि आमिर अली खान ने कहा है कि हिंद सऊदी ताल्लुकात बहुत खुशगवार होते जा रहे हैं और बढ़ते वक्त के साथ उनमें इजाफा ही होता जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारी रिवायत है कि हम अपने प्रोग्राम के जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें ज़रूर एक मैसेज लेते हैं आमिर अली खान साहब से। तो आप इस मरतबा क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, मैसेज की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 73% नवमौलूद बच्चे विटामिन एनीमिया से, विटामिन B12 से और खून इससे जो अहम अफजाइश होती है कैल्शियम, इस डेफिशिएंसी से कई बच्चे मुतासर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बुलंद बांग दावे हुकूमत का काम है, लेकिन बुनियादी सेहत जो बिगड़ती जा रही है हिंदुस्तान में, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो कई ऐसे कायदीन, बल्कि ज़िम्मेदार लीडर मिनिस्टर्स भी, कई जिस तरह आवारा कुत्ते भोंकते रहते हैं, उस तरह कई किस्म के बयानात देते हुए मुसलमानों को वरगलाने की एक कोशिश हो रही है। चाहे वो NRC का मामला हो या कोई और मामले पे मुसलमानों को वरगलाने की एक कोशिश हो रही है। अभी जैसा यूपी में एक कत्ल हुआ है, उस पर भी 4 मुसलमानों को या 10 मुसलमानों को गिरफ्तार करने की बात आई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें होश से काम लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किस तरह हम वोट का इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन की बात हुई है, तो मैं समझता हूँ किस तरह हम वोट का सही इस्तेमाल करते हुए सही लोगों तक, जो आपके सेहत को लेके, नौकरी को लेके, तालीम को लेके और बुनियादी सहूलतों की खातिर आपको, जिस तरह तेलंगाना, बल्कि मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश भी अभी डेंगू और वायरल फीवर की लपेट में है, यूपी में यही हाल है। तो आपकी सेहत के लिए अगर तंदुरुस्ती 1000 नेमत है जो कहा जाता है, तो सेहत को लेकर हम जो लोग आपका ये चीज़ करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, उनको वोट देना चाहिए। इसके अलावा मैं और एक बात ये कहूँगा कि हवाई जहाज़ एक मिसाल है कि हवाई जहाज़, बच्चा हवाई जहाज़ देख के सोचता है कि कभी मैं हवाई जहाज़ में या तो सवार करूँगा या हवाई जहाज़ उड़ाऊँगा, लेकिन हवाई जहाज़ चलाने वाला पायलट ये सोचता है कि कब मैं ये घर पहुँचूँगा, अपने घर के घर वालों से, अपने अजीज़ों से, अकारीब से मिलूँगा। तो इस तरह नज़रियात का जो फ़र्क है, बच्चे के नज़रिए में और पायलट के नज़रिए में जो फ़र्क है, उस तरह हमें भी अपने नज़रिए को पर तवज्जो देना चाहिए और हमें जो बेहतर है, हमारे लिए जो बेहतर है, उस पर तवज्जो देते हुए काम आगे बढ़ते जाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छा मैसेज रहा है कि बहुत ही हर चीज़ का बड़े सोच समझकर इजहार करना चाहिए, सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए और सोच समझकर जो भी है अपने जो हुकूक़ है, बुनियादी हुकूक़, उनका इस्तेमाल करना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। ये इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम फ़िक्र नज़र इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया।